समय से झुमरी घर पर। वीरपुर गांव में दया अपनी पत्नी झुमरी के साथ रहता था। झुमरी गांव के लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपना घर चला रही थी। वहीं दया जमींदार के खेतों में काम किया करता था। जितना दया मेहनती था उससे ज्यादा झुमरी मेहनती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से झुमरी घर पर ही थी क्योंकि वो 3 महीने से पेट से थी। सुनिए, मैं पिछले 20 दिन से छुट्टी पर हूँ और जब से मैं घर पे बैठी हूँ तब से तो और भी दिक्कतें हो रही है, वरना जैसे तैसे घर चल ही जाता था। और जो हमने माँ जी के इलाज के लिए जमींदार से पैसे लिए थे वो भी अभी तक हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि घर में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हालात में काम करो। लेकिन आजकल में भी कभी भी जमींदार हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ और पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ कि जमींदार के घर आने से पहले उसका पैसा उस तक पहुँच जाए। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब आप अकेले कैसे कर पाओगे? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। अरे तुम यहाँ आराम से बैठो और थोड़ा कम टेंशन लो, वरना तुम जितना सोचोगी ना उतना बच्चों पर भी असर पड़ेगा। लगता है तुम भूल जाती हो, अभी तुम्हारे पेट में हमारी एक नन्ही सी जान पल रही है। मैं खुद से भी ज्यादा इसका ध्यान रख रही हूँ, लेकिन मैं आपकी चिंता करना भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो ताकि मैं काम के लिए निकल। दया जमींदार के पास पहुंचता है अपने पूरे दिन का मेहनताना लेने के लिए, तो जमींदार दया को पैसे देने से मना कर देता है। अरे दया, लगता है तू भूल रहा है, महीने के अंत में तुझे कर्ज के पैसे देने होते हैं और अब तक आए नहीं तेरे पैसे। आज से लगातार 7 दिनों तक तेरी मेहनत रखूंगा मैं, तब जाकर इस महीने का कर्ज पूरा होगा भाई। लेकिन मालिक, अगर आप सारा पैसा रख लेंगे तो मेरी पत्नी के खाने पर आफत आ जाएगी, और आप तो जानते हैं कि मैं पिता बनने वाला हूँ और मैं अपनी पत्नी को इस हालात में भूखा तो नहीं रख सकता। अरे ये सब तुझे पहले ही सोचना था ना कि खुद के खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, अब बच्चा करेगा तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा। अरे तेरी दिक्कत तू जाने, मुझसे मत बता। मालिक, आप मेरे रोज के हिसाब में से आधा पैसा रख लीजिए, लेकिन कुछ पैसे तो दे दीजिए ताकि मैं अपना घर खर्च चला सकूं। अरे देख दया, अच्छा होगा कि तू यहाँ से बिना पीटे और बिना जलील हुए चला जा। देख मेरे आदमी तुझे कैसे घूर रहे हैं, और ये है ना, जब पीटना शुरू करते हैं ना, अब मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। और तू बाप बनने वाला है, अरे भाई अच्छा लगेगा क्या ऐसी हरकतें करेगा? चल जहाँ यहाँ से। दया जमींदार की बात सुनकर अब वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में सोच रहा होता है। आज झुमरी ने कहा था कि उसे सोयाबीन की सब्जी खानी है, और जमींदार जी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, और आगे 6 दिन के और पैसे नहीं देने वाला। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। अब दया लाला की दुकान पर जाता है उधर से राशन लेने के लिए। दया को लाला उधार सामान नहीं देता क्योंकि दया का और भी पिछला उधार होता है। अब वो उदास होकर अपने घर आता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? आज तुम्हें इस छोटे दया ने परेशान तो नहीं किया? अब तो आपका बेटा हाथ पैर चलाने लगा है, जैसे नींद में आपके हाथ पैर चलते थे वैसे ही। झुमरी सुनो, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो ना, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? आप बोलते क्यों नहीं है? वो क्या है ना, जमींदार जी ने आज मुझे पैसे नहीं दिए और अगले 6 दिन तक देंगे भी नहीं। उन्होंने खुद ही कहा है, लेकिन कल मैं काम पर नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कहिए, मैं आस पड़ोस कहीं भी भीख मांग लूंगी, लेकिन आपको काम पर जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? झुमरी अपने पति को समझाती है और दया अपनी पत्नी की बात समझ भी जाता है। लेकिन अब दया जमींदार के खेत में काम करने जा रहा होता है तो उसे रात का याद आता है कि वो और उसकी पत्नी बिना कुछ खाए सोए हैं। इसलिए वो अब लाला के यहाँ गोदाम में बोरियां उतारने और लादने का काम करता है और लाला उसके पूरे दिन के
300 रुपए देते हैं, जिससे वो अपने घर का राशन ला पाता है। लेकिन जब दया राशन लेकर घर आता है तो वो देखता है जमींदार के आदमी ने उसके घर का सारा सामान फेंक रखा है और झुमरी हाथ जोड़े जमींदार के आगे रो रही है। झुमरी, तुम ठीक तो हो? उठो। और जमींदार जी, ये क्या तरीका है घर का सामान फेंकने का? ये लोग हमें हमारे घर से निकाल रहे हैं। अगर इन्होंने हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा होगा कि तू अपना सामान और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मेरे आदमी उस दिन तो रुक गए, आज नहीं रुकेंगे। अरे जब तुझे पैसे देने का वक्त आया तो तू काम पर नहीं आया भाई। जमींदार जी, अगर मैं आज लाला जी के गोदाम में काम करने नहीं जाता तो शायद आज मेरे घर में कल रात की तरह चूल्हा नहीं जलता। जमींदार दया और उसकी गर्भवती पत्नी को उसके घर से बेघर कर देता है और अब दोनों देर शाम अपना सामान लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दया अपनी पत्नी को जंगल में बने एक टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर जाता है। आज से हम यहीं रहेंगे जब तक हमारे कहीं और रहने का जुगाड़ नहीं हो जाता। तुम ये सामान यहीं रखो और आराम करो, मैं अभी आया। अब दया इतना कहने के बाद झोपड़ी से बाहर आता है और देखता है उसकी झोपड़ी के सामने एक लौकी की बेल लगी हुई है और उस पर एक ही लौकी है, जिसे दया तोड़कर ले जाता है और झुमरी उसकी सब्जी बनाती है और दोनों खा पीकर सो जाते हैं। अब दया जब सुबह उठता है तो देखता है जहाँ से उसने एक लौकी तोड़ी थी उस पेड़ पर ढेरों लौकी लग गई है, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी झुमरी को सारी बात बताता है और झुमरी दया से कहती है, क्यों ना आप इसे बाजार में बेच आए, इससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। और आप जैसा कह रहे हैं कि कल ही इस पर एक लौकी थी और आज ढेरों लग गई, आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। आप थक गए हैं तो शायद आप ये सब सोच रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? अभी इसे तोड़कर आप बेच आइए ताकि हम अपना घर चलाने के साथ साथ उस जमींदार से अपना घर वापस भी ले सके जिसे उसने अपने कब्जे में रख लिया है। अब दया उस लौकी को बाजार में बेच कर आता है। अब लगातार 2-3 दिन ऐसे ही होता है। शाम में दया लौकी तोड़ता और रात भर में लौकी के बेल पर ढेरों लौकी आ जाया करती, जो कि एक पेड़ पर लगी हुई थी। अब एक रोज दया उस लौकी को तोड़ते हुए कहता है, ये कैसा चमत्कार है? जरूर किसी की साजिश है। ये कोई जादू टोना ही है। तुम डरो नहीं दया, मेरी बेल जादुई है, जिससे तुम जितनी लौकी तोड़ते जाओगे मैं तुम्हें उतनी ही देती जाऊंगी। क्योंकि तुम्हें याद नहीं, शायद एक बार तुम यहाँ परेशान होकर आए थे और इस पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी तुमने मेरी बेल को मुरझाए हुए देखा तो उसमें तुमने पानी दिया था। और आज मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे ना करूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लौकी। तुम्हें पता नहीं तुमने हम बेघर पति पत्नी को कितना सहारा दिया है। झुमरी भी उस लौकी की ये बात सुन लेती है और झुमरी भी उस लौकी को दिल से धन्यवाद कहती है। सच में हम जाने अनजाने में अगर किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमें सूद समेत वापस लौटाते हैं, और आज ये सच भी हो गया। मेरे बेल के जड़ में तुम्हें कुछ लौकी के बीज मिलेंगे, तुम इन्हें बोकर अपने घर और अपने कर्ज को चुकता कर सकते हो। ये सारी लौकी के बीज जादुई है और इसे बेचकर तुम अपनी परेशानी दूर कर सकते हो दया। मैं जिंदगी पर असहाय और मजबूर लोगों की मदद करूंगी और तुम्हारी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। उस जादुई लौकी को बेचकर दया और उसकी झुमरी जमींदार से अपना घर तो छुड़वा ही लेते हैं, बल्कि वो एक अच्छा सा घर भी बनवा लेते हैं। जमींदार का कर्जा भी चुकता हो जाता है और तो और गांव में गरीब और असहाय लोगों की वो मदद भी करने लगते हैं। साधना रात को अपने पति केशव को प्याज और रोटी खाने को देते हुए कहती है, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। वैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि आप खाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सुबह से रात तक इतनी मेहनत करता हूँ कि भूख से ज्यादा थकान हो जाती है तो सो जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि आप थक जाते हो, लेकिन आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अब तो खाना दे दो। अगली सुबह केशव खाना लेकर जल्दी से खेत जोतने के लिए चला जाता है। खेत के एक तरफ खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा था, जिसके पीछे सेठ का आदमी
छाता लिए खड़ा था, जो केशव को देखकर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, क्या बात है केशव, आज पूरे 5 मिनट लेट आया तू। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली बार ऐसा हुआ तो कोई और काम ढूंढ लेना। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आप मुझे काम से मत निकालिए। चल चल ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा नाटक मत कर और जा जाकर काम कर। केशव बहुत मेहनत करता है और फिर शाम होने के बाद अपने घर चला जाता है, जहाँ साधना ने अपने पति के लिए खाना बनाया था। केशव हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठता है। दोनों पति पत्नी साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो साधना केशव से बोलती है, सुनिए ना, आपको सेठ जी के खेतों में काम करते हुए कितना समय हो गया है। अब तो उन्हें बोलिए कि वो कुछ पैसे बढ़ा दें आपके। इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ रहा हूँ साधना कि मुझे काफी समय हो गया है सेठ जी के खेत में काम करते हुए। अब मुझे उनसे बात करनी चाहिए। अपनी पत्नी के समझाने पर केशव अगली सुबह अपने सेठ के पास जाता है और हाथ जोड़कर अपनी सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तुझे भी बात करनी है? बोल क्या बात है। सेठ जी, वो मैं कह रहा था ना कि मैं आपके खेतों में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। अगर आप कुछ पैसे बढ़ा देते तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। हमें घर चलाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अरे भाई, एक तो तुझे मैंने काम पर रखा और अब तुझे पैसे बढ़वाने हैं। अरे तू मेरी वजह से रोटी खा पा रहा है और अब तू मुझसे बहस करने के लिए खड़ा हो गया है यहाँ पर। जानता है ना तुझे काम से निकाल सकता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, तो हमारी अन्नदाता हो, आपके कारण हमारे घर में चूल्हा जलता है। लेकिन मैं तो बस अपने हक के पैसे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। जा, नहीं बढ़ाता तेरे पैसे। बोल अब क्या करेगा? अपनी उस छोटी सी जमीन पर खेती करेगा? अरे बीज लाने के पैसे तो है नहीं तेरे पास। जितने पैसे तुझे मिल रहे हैं ना, उतने में खुश रह, ज्यादा पैर मत फैला। सेठ की बात सुनकर केशव बहुत निराश हो जाता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद केशव को उदास देखकर साधना कहती है, क्या हुआ जी, आपने सेठ जी से बात की? वो पैसे बढ़ाने के लिए मान गए ना? देखना, अब हम कुछ पैसे हमारे भविष्य के लिए भी जमा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा साधना, सेठ जी ने मना कर दिया है पैसे बढ़ाने से। यहाँ तक वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे क्या मैं अपनी छोटी सी जमीन पे खेती करूँगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सेठ जी ने बुराई में हमें कितनी अच्छी बात बता दी। क्या अच्छी बात है साधना, तुम कहना क्या चाहती हो? अब आप सेठ जी की नौकरी छोड़ दो और अपने खेतों पर ही काम करो। तब तक आपके बदले मैं किसी के घर में काम कर लिया करूँगी और घर की जरूरतें मैं पूरी कर दूंगी। लेकिन तुम किसी और के घर में काम कैसे करोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अब तक सेठ जी के यहाँ काम करते थे। देखो, अगर आज हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो आगे चलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपका पूरा साथ दूंगी। आप बस अपनी जमीन पर ही मेहनत करना। देखना, आप हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। केशव अपने सेठ की नौकरी छोड़ देता है और जो भी पैसे मिलते उससे अपनी जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है। केशव दिन रात बहुत मेहनत करता है और प्याज की फसल लगाता है। देखिए जी, हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ साधना, बस कुछ समय का इंतजार और करना है। उसके बाद हम प्याज बेचकर पैसे जमा कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और केशव सारी प्याज खेत के एक ही कोने में बनी झोपड़ी में रख देता है। ये बात जब सेठ को पता चलती है तो वो गुस्से के मारे तिलमिलाने लगता है और रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद केशव के खेत में मशाल और मिट्टी का तेल लेकर जाता है और उस झोपड़ी में आग लगा देता है। अरे इस केशव को मैंने काम से क्या निकाला? इसने तो अपनी बंजर जमीन पर खेती कर डाली। देखते हैं आगे क्या करेगा। सेठ आग लगाकर वहां से चला जाता है। सारी प्याज जल जाती है। तभी केशव और साधना को भी खेत जलने की खबर मिलती है और वो दोनों भागते हुए खेत में जाते हैं। लेकिन अब काफी देर हो गई थी। केशव और साधना दोनों बहुत रोने लगते हैं। ये क्या हो गया? क्या हो गया साधना, ये क्या हो गया? सब लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन देखो ना, हमारा मेहनत का फल राख हो चुका है। साधना, अब हम क्या करेंगे?
दोनों पति पत्नी काफी रो रहे थे। साधना केशव को घर लाती है। जब केशव थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है तो साधना केशव से कहती है, देखिए, अब हमारी सारी मेहनत पर तो आग लगी गई है, लेकिन रोने से कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है, आप सेठ जी से कुछ पैसे मांगिए। अगर उन्होंने हमें पैसे उधार दे दिए तो हम फिर से खूब मेहनत करेंगे। हम इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकते ना। साधना की बात मानकर केशव फिर से सेठ के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे मदद चाहिए। क्यों, आ गई तेरी अकल ठिकाने? अब तुझे वापस से काम चाहिए? नहीं सेठ जी, काम नहीं चाहिए, बस कुछ पैसों की मदद चाहिए आपसे। वो मेरी फसल आग में जल गई, इसके लिए दोबारा खेती करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अबे निकल यहाँ से। यहाँ से तो बड़े रौब से काम छोड़कर गया था और अब वापस यहीं आया है पैसे मांगने। निकल, तुझे एक फूटी कौड़ी ना दूं मैं। सेठ की दुत्कार सुनकर केशव घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे अपना खेत दिखता है। केशव वहां जाकर रोने लगता है। केशव को उस राख में से एक साबुत और सही सलामत प्याज दिखती है, जिसे देखकर केशव कहता है, तुम्हारा पूरा परिवार आग में जल के राख हो गया, बस तुम ही बचे हो मेरे पास। देखो, तुम रो मत। तुम इधर उधर कहाँ देख रही हो? मैं तुम्हारे हाथ में ही तो हूँ। मैंने तुम्हें इतनी धूप में कड़ी मेहनत करते हुए देखा है, और जब सब कुछ चल गया था तब भी तुम्हारे आंसू देखे थे। अब तुम निराश मत हो, तुम मुझे अपने खेत में लगाओ और देखना, मेरे आसपास जल्दी ही बहुत सारी प्याज भी होने लग जाएंगी। केशव उस जादुई प्याज की बात मानता है और जादुई प्याज को खेत में लगाता है। उस जादुई प्याज के आसपास धन्यवाद, मैं जल्दी से जाके अपनी पत्नी को बताता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। घर जाकर वो साधना को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। अगली सुबह जब दोनों खेत जाते हैं तो देखते हैं कि फसल पक चुकी है और अब वो भी सारी प्याज को निकालकर वहीं खेत के कोने में टोकरियों में भरकर रख लेता है। अब हम कल ही इन सभी प्याजों को बेच देंगे। हमें नहीं पता पिछली बार कैसे आग लगी थी। साधना और केशव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर से जब ये बात सेठ जी को पता चलती है तो वो रात के समय मशाल लेकर फिर से खेत में पहुंच जाता है और आग लगा ही रहा होता है कि तभी जादुई प्याज कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है, पिछली बार भी तुमने ही आग लगाई थी। तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों इनका तुम नुकसान करना चाहते हो? तुम इंसान नहीं हो ना, इसलिए इंसान की भावना नहीं समझ सकते। सेठ आग लगाने के लिए मशाल आगे करता है कि जादुई प्याज का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और सेठ जमीन पर मशाल के साथ ही गिर जाता है और डर के चिल्लाने भी लगता है। साधना और केशव आवाज सुनकर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जमीन पर सेठ को मशाल के साथ पड़ा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मशाल? इसका मतलब हमारे खेत में जो आग लगी थी वो आपने लगाई थी? हाँ, और ये आज भी सब जलाने ही आया था। आज तो मैं इसका हिसाब चुकता कर ही देता हूँ। केशव प्याज को हाथ जोड़कर शांत करवाता है और प्याज वापस अपने छोटे रूप में आ जाता है। सेठ का सच सामने आ जाता है और केशव उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद केशव और साधना प्याज बेचकर पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने खेत में मेहनत करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।